जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। ये वीडियो मैं ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से अपलोड कर रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग पर ये वीडियो है, निर्णय निर्माण पर। शिखर आईएएस एकेडमी की कोई संस्था, कोई ब्रांच कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान भर में, विदेशों में कहीं भी नहीं है, चंद्रमा पर, सूर्य पर, तारों पर कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह पर। केवल ये शास्त्री नगर गाजियाबाद में और एक छोटा सा मकान है ये। इसके टॉप फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर ये संस्था है। यहाँ पर मैं ही बैठता हूँ और मैं किसी और जगह नहीं बैठता। मैं कोई विजिटिंग डॉक्टर नहीं हूँ, विजिटिंग फैकल्टी नहीं हूँ किसी कोचिंग की। मैं किसी कोचिंग का एडवर्टाइज नहीं करता, किसी के लिए कुछ बेचता नहीं हूँ, कोई मटेरियल नहीं बेचता आपको, कोई भी चीज़, पेन ड्राइव, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं बेचता और कुछ भी नहीं बेचता, कुछ भी नहीं बेचता, नथिंग। तो जो लोग बेच रहे हैं, तो आप अगर खरीदते हैं तो अपनी रिस्क पर खरीदते हैं, घटिया मटेरियल, घटिया चीज़ें। अगर शिखर आईएएस एकेडमी के नाम पर कोई पेज बनाता है, कुछ भी है, ऑफिशियल पेजेस की सूची दी हुई है डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट चैनल पर। पूरे पेजेस, ऑथेंटिक पेजेस की लिस्ट दी हुई है, पिंड पोस्ट में दी हुई है। आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि ये पेजेस हैं मेरे, बाकी पेजेस मेरे नहीं हैं। तो इसलिए उन पेजेस को आप ऑथेंटिक ना माने। कुछ लोग ऐसा धंधा कर रहे हैं। ये वीडियोस पैसे लेकर दिखाने के लिए नहीं है। तो आज मैं डिसीजन मेकिंग पर बताने जा रहा हूँ, निर्णय निर्माण पर। पहले भी बताया है, वो वीडियो भी देख लीजिए सारे। देखिए, डिसीजन मेकिंग कहते ही माइंड में आना चाहिए साइमन, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने ये कहा है कि निर्णय निर्माण जो है फैक्ट और वैल्यू के बीच में होता है। फैक्ट ये है, अब मैं फिर कह रहा हूँ फैक्ट ये है कि प्रशासनिक निर्णय निर्माण, जो साइमन ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन टेक्स डिसीजन बिटवीन वैल्यूज एंड फैक्ट्स। इन फैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैन कैन नॉट गो आउट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट मीन्स लॉ। You cannot go out of law, out of purview of law. You are simply just, if you are in a focus, then your locus is the law. कानून आपका लोकस होता है, परिधि होती है, आप केंद्र में होते हैं, कानून के बाहर जा ही नहीं सकते। देन व्हाई साइमन टेल्स अबाउट वैल्यूज? व्हाई वो वैल्यू के बारे में क्यों बात करते हैं? इसलिए करते हैं कि मूल्य मतलब भावनाएं, मतलब कि अंदर से आने वाले इमोशंस, ये सब इमोशंस जो हैं, ये हमें प्रदर्शन नहीं करने हैं, लेकिन कभी कभी इनसे काम लेना पड़ता है। हमारा काम क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। लूथर गुलिक कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कराने की कला है। मैं इतने साल से प्रशासक रहा हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, ये बीच में बता देना पड़ता है नए स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कार्य कराने की कला के दौरान हमें कभी कभी प्यार से लोगों से बात करनी पड़ती है, कभी कभी हमें लोगों की भावनाओं को स्पर्श करना पड़ता है। तो जब हम निर्णय लेते हैं तो हम भावनाओं से ये ध्यान रखते हैं कि हम निर्णय क्या ले रहे हैं। देखिए, वी आर नॉट पॉलिसी मेकर्स। We, the officers, we are not policy makers. We are simply implementing the policies made by the legislature, that is called public policy, and we are simply implementing the public policy only. We are nowhere supposed that we are making our own policy. We can make our own policy of enactment only. हम केवल enactment के लिए, केवल जो है पॉलिसी को लागू करने के लिए अपनी नीतियां बना सकते हैं। केवल कैसे पॉलिसी लागू की जाए, ऑर्डर आया कि पोलियो ड्रॉप पिलाना है तो कैसे पिलाई जाए, क्योंकि एक बस्ती में लोग पिलाने को तैयार नहीं हैं, तो हम अपनी ये पॉलिसी बना सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यूज़ का प्रयोग करेंगे। अगर कोई मुस्लिम बस्ती है जहाँ पर विरोध होता है पोलियो ड्रॉप पिलाने का, तो हमें वहाँ के वहाँ के मस्जिद के जो इमाम हैं, उनको ले जाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि इमाम साहब, आप तो संतुष्ट हैं कि देखिए पोलियो ड्रॉप पिलाने में बच्चों की भलाई है, तो हम पोलियो ड्रॉप पिलाना चाहते हैं। अगर मैं डीएम हूँ वहाँ का, तो मैं ये करूँगा। मुरादाबाद मैंने पिलाई है, कोई टीके लगवाए हैं मैंने, और मैं ट्रेजरी अफसर था, तो डीएम ने अपने बिहाफ पर मुझे भेजा कि अधिकारियों को भेजते हैं डीएम, तो उन्होंने कहा कि आप जाके ये काम कराइए। तो मुझे अपना टैक्ट अपनाना पड़ा कि वो कैसे मुझे करना है। तो जब हम डिसीजन लेते हैं बिटवीन वैल्यूज एंड फैक्ट्स, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, आप कानून से बाहर नहीं जा सकते। कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ द दैट लोकस ऑफ लॉ। लोकस ऑफ लॉ जो है, कानून की परिधि के बाहर आप जा ही नहीं सकते। अगर आप कानून के बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, दंडित होंगे, परेशान होंगे। पर तो ये होगा। देखिए, घूसखोरी भी वैल्यू है, वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है। तो जब हम भावनाओं में पड़ जाते हैं, यानी कि हमें अपने बच्चों की चिंता सताती है कि बच्चे का मेडिकल में एडमिशन लगाना है, 2 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए, बीवी कोई गहनों को फलाना पैसा चाहिए, फलाना। बीवियां बदनाम है इसी बात के लिए, गहनों के लिए, पता नहीं क्यों होती, मुझे नहीं पता, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। तो लोग इसी के लिए पैसा कमाते हैं। तो ये नेगेटिव वैल्यूज अपनाई। हमारा डिसीजन वैल्यू और फैक्ट के बीच में यूँ नहीं होता कि हम कोई डिसीजन लें तो हम कहें जाओ तुम्हें छोड़ दिया। अपराधी को हम छोड़ नहीं सकते अगर मैंने पकड़ा है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि चेक पोस्ट पर मैंने, मोहन नगर चेक पोस्ट गाजियाबाद में, एक ट्रक जो था मैंने उसको पकड़ा और मैंने चेक पोस्ट के अंदर एंटर करा लिया उसको। सिपाही लोग थे, उस पर बैठे थे कांस्टेबल, वो अंदर ले आए।
इसके बाद मैंने पेपर्स देखे तो मुझे लगा कि ये गलत हो गया, इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब मुझे कार्रवाई पूरी करनी थी। मैंने उससे कहा कि भाई ये तो मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अब छोड़ने में वक्त लगेगा क्योंकि अब कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव एंटर्ड द चेक पोस्ट सो दैट एंट्री इज देयर नाउ। अब एंट्री हो चुकी है, धर्म कांटे पे तुम तुल चुके हो, तो अब उसके बाद जो है रसीद बन गई, यानी तुम अंदर आ गए। अंदर आ गए तो अब मुझे कार्रवाई करके ही छोड़ना होगा। उसने कहा कोई बात नहीं साहब, बिल्कुल ठीक बात है। तो आधा घंटा लगा मुझे करने में, 3-4 घंटे लगते, मैंने आधा घंटे में निपटा के उसको छोड़ दिया। रीज़न ये, मैं कार्रवाई करके ही छोड़ सकता हूँ, नियमों से बना हुआ हूँ, मजबूरी है, मुझे लिखना पड़ेगा कि ये मैंने टेस्ट चेकिंग के लिए लिया था और ये सही पाया गया तो मैं छोड़ रहा हूँ इसे। याद रखिए, हर्बर्ट साइमन को कंफ्यूज मत करिए, मिस इंटरप्रेट मत करिए। पहली बात तो हर्बर्ट साइमन इकोनॉमिक्स के थिंकर हैं, ये बात आपको पता नहीं होगी। इकोनॉमिक्स के थिंकर हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने 3 तरह के मानव बताए हैं, प्रशासनिक मानव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, सोशल मैन, और जो जो है इकोनॉमिक मैन, इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन काम चलाऊ डिसीजन लेता है। अब साइमन के बाद आते हैं। साइमन के बाद एक चीज़ मानी जाती है कि निर्णय में बटरफ्लाई थ्योरी लागू होती है, यानी कि तितली जब पंख फैलाती है तो वो यहाँ थोड़ा-सा होता है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह अगर पंख फैलते हैं तो यहाँ पे बहुत थोड़ा-सा होता है और ये प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारा प्रारंभिक निर्णय गलत हो गया, तो ऊपर के निर्णय बहुत सारे प्रभाव उसके गलत हो जाएँगे। तो इससे बचने के लिए साइमन ने लिखा है कि लोग तोप का सामना करना पसंद करते हैं निर्णय करने के बजाय। लोग निर्णय करना पसंद नहीं करते। और ये भी लिखा है कि निर्णय प्रशासन का हृदय है। और ये भी लिखा है कि निर्णय किए बिना प्रशासन 1 सेकंड नहीं चल सकता। तो फिर बहुत सारे प्रशासक निर्णय कैसे करते हैं? तो वो थ्योरी अपनाते हैं, लिंडब्लॉम की इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल अपनाते हैं। यानी जो पिछले अधिकारी ने निर्णय लिया होता है, उसी में 3-5 करके थोड़ा बहुत आगे जोड़ देते हैं और अपना निर्णय बता देते हैं। पिछले वाले ने जो कहा, तमाम अफ़सर मैंने ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं कि पिछली फ़ाइल ले आओ, जिसको हम कहते हैं सीएफ कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल फ़ाइल। तो सीएफ ले आओ और सीएफ को लाके उसके बाद जो है फिर कहते हैं कि पिछले अधिकारी ने क्या निर्णय लिया, वही निर्णय ले लेते हैं। ये थ्योरी हमेशा सही नहीं होती है। हर परिस्थिति अलग है, हर एक साल अलग है, हर परिस्थिति अलग है, हर निर्णय अलग होना चाहिए। हर अधिकारी अलग है, भाई अपनी-अपनी तनख्वाह लेते हो तो दूसरे की निर्णय क्यों ले रहे हो तुम? जब तुम उसकी सैलरी ले रहे हो, तुम अपना निर्णय लो ना, दूसरे का निर्णय क्यों ले रहे हो? तो ये निकम्मे अधिकारी होते हैं, कई बार ऐसा काम किया करते हैं, जो काम नहीं करना चाहते। जो समझदार अधिकारी है, वो स्वयं निर्णय लेता है, कभी किसी और के निर्णय के ऊपर नहीं चलता। कहा जाता है हमेशा कि लीक तीनही चलें और वो क्या-क्या कहा जाता है कि आगे का मैं बोलूँ, उसमें एक कपूत भी है। जो कुपुत्र होता है, वो लीक पे चलता है। लीक पे चलने मतलब जो चीज़ होती रही है, उसी पे चलना है, अलग हट के नहीं चलना, डेविएंस नहीं होती, नवाचार नहीं होता, इनोवेशन नहीं होता। तो इनोवेशन करने के लिए आवश्यक है कि आप एक अधिकारी के तौर पर सोचें। ये ओएलक्यू है। ओएलक्यू जो है वो यही होती है कि अधिकारी की भांति सोचें। फिर एक होता है जिसमें हम मिक्स्ड स्कैनिंग करते हैं। तो मिक्स्ड स्कैनिंग करते हैं तो ड्रॉअर का मॉडल है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमें निर्णय कुछ थोड़ा पुराना, कुछ थोड़ा नया, कुछ नई परिस्थितियों के आधार पर, कुछ सब सारी चीज़ मिला-जुला के एक हमारे माइंड में एक नई सी चीज़ आती है, तो हम वो निर्णय लेते हैं। एक एमिटाई एड्जियोनी का मॉडल होता है। एमिटाई एड्जियोनी का मॉडल जो है वो काफ़ी प्रचलित है, जो कि थोड़ा-सा मिला-जुला सा मॉडल है। मैं इसको यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगा, इसलिए उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए मुझे, एमिटाई एड्जियोनी के लिए। बहुत है, ड्रॉअर के लिए पूरी पब्लिक पॉलिसी है। अगर ड्रॉअर पढ़ाने लगूँ तो पब्लिक पॉलिसी है, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में रखा हुआ है, पब्लिक पॉलिसी। ड्रॉअर का मॉडल ही चलता है सबसे ज़्यादा। तो ड्रॉअर पर मैं बताऊँगा ज़रूर, कभी भी जब मेरा मूड आ गया तो मैं बताऊँगा। आज तो मेरा मन किया कि डिसीज़न के बारे में बताऊँ, क्योंकि आप लोगों में किसी ने पूछा था कि साइमन ने फैक्ट के और वैल्यू के बारे में कहा है, तो क्या वैल्यू उसमें शामिल होती हैं कि नहीं होती हैं? ऑफ़ कोर्स होती हैं, बट प्रोसीजर में। देखिए, प्रशासन की परिभाषा है, प्रशासन सरकार का क्या और कैसे है। इट इज़ व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट। तो व्हाट सरकार तय करेगी, माने कि नीतियाँ तय करेंगी, और हाउ हम तय करेंगे, प्रशासक। तो प्रशासक के ज़िम्मे मूल्य इसलिए आते हैं कि हमें कैसे तय करना है, ये काम कैसे कराना है। ये मेरा काम है कि हाउ टू गेट द वर्क डन। तो मुझे एनी हाउ येन केन प्रकारेण कैसे भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें मूल्य इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एमपी फॉलेट का फार्मूला अपनाएँ कि लोगों को ऑर्डर कैसे दें। फॉलेट बताती हैं ऑर्डर कैसे दें। मेयो बताते हैं व्यवहार कैसे किया जाए। टेलर बताते हैं कि सुविधाएँ कैसे दी जाएँ। और ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज़ के बारे में क्रिस एर्गरिस बताते हैं, और जो है रेंसिस लिकर्ट बताते हैं, चेस्टर बर्नार्ड बताते हैं, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बताते हैं, और आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, इसके लिए लूथर गुलिक, उर्विक, फेयोल, ये 3 लोग हैं। टोटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वेबर बताते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ये जो है पार्सन्स और मर्टन की थ्योरीज़ हैं, वो उसके आधार पर। कैमरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो निष्पादन में विश्वास करता है,
और मैस्लो बताते हैं कि मोटिवेशन कैसे करना चाहिए, मैकग्रेगर बताते हैं कि मोटिवेशन में दंड और पुरस्कार दोनों सम्मिलित हैं, और जेड थ्योरी आउची की है जिसमें वैलेंसी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, वो थ्योरी होती है। मोटिवेशन की थ्योरीज होती हैं, मोटिवेशन ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तमाम बातें हैं। लेकिन सच बात यह है, प्रशासन एक ही बात पे चलता है जो मेरी थ्योरी है। सुनने में भले बुरा लगे, अटपटा लगे, लिखने की बात नहीं है। अभी तक की बातें जितनी लिखने की हैं, लेकिन ये बात लिखने की नहीं है। प्रशासन चलता है डंडे से, डंडे के बल पर, इसके बिना चलता नहीं। आप मूल्यों को प्रशासन में शामिल करेंगे, पब्लिक सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। डंडे पर चलता है, लेकिन डंडे पर तब चलता है जब आप ईमानदार हो। आप ईमानदार हो, आप बिल्कुल दंड दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप बेईमान हैं और आप दंड भी देना चाहते हैं, नहीं दे पाएंगे मान्यवर, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप घूसखोर हैं। आप दंड नहीं दे पाएंगे, लोग चढ़ बैठेंगे सर के ऊपर आपके। प्रशासन बिना डंडे के नहीं चलता, प्रशासन में दबाना पड़ता है हमें, दबाए बिना काम नहीं चलता। पब्लिक है ही ऐसी, अगर पब्लिक को दबाया ना जाए तो काम नहीं चलता। दबाया क्यों जाता है? आज ये कितने आतंकवाद हो रहा है, कितने सारी चीज़ें हो रही हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, सरकार बिल्कुल एकदम ऐसे बैठी हुई है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है जैसे। जब तक दबाया नहीं जाएगा किसी चीज़ को, कोई भी सामाजिक बुराई, तब तक कैसे काम चलेगा? नासूर का ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो पब्लिक अगर गलत करती है, हाँ, आप गलत चीज़ पे कहिए, लेकिन सही चीज़ से मत दबाइए। वैल्यूज काय बात की वैल्यूज भाई, किस बात की वैल्यूज? आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन जो वेबरियन एडमिनिस्ट्रेशन है, वेबर का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें वैल्यू किस बात की? ये सब वैल्यू वैल्यू भूल जाओ। प्रशासन तो तभी होता है, लेकिन क्या होता है कि हम चूंकि आज के ज़माने में हम अधिकारीगण करप्ट हो चुके हैं, तो हमें वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें अपने क्लर्क को मनाना पड़ता है, चपरासी को मनाना पड़ता है, भैया बेटा कर लो ये काम। इसलिए चपरासी देखता है साहब बैठ के अंदर पैसा ले रहा है, लिफाफा पकड़ रहा है, पैसा ले रहा है, तो चपरासी मुंह बना के बैठ जाता है, साहब नहीं होता मुझसे, मेरे से नहीं होता काम आज। क्यों नहीं होता? पूरी यूनियन हड़ताल कर देगी, मुंह पे मारेगी, कहेगी कि खुद तो बैठ के इतना पैसा लेते हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, मुझसे इस तरह से बात करते हैं। आप ईमानदार रहिए, देखिए कौन सम्मान नहीं करेगा आपका, हर व्यक्ति सम्मान करेगा। यू कैन सर्वाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टुडे, स्टिल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टुडे यू कैन सर्वाइव, बड़े आराम से। लेकिन तनख्वाह की उम्मीद करना, घूस की उम्मीद मत करना, सुविधाओं की उम्मीद मत करना। लोगों से फालतू के जो है रिश्वत न सही तो सुविधाओं की उम्मीद जो है अगर आप करते हैं, रिश्वत के बराबर है। सीवीसी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़िए, देखिए उन्होंने 14 तरह के भ्रष्टाचार बताए हैं, वो सारे भ्रष्टाचार पढ़िए, आपके सिलेबस की चीज़ें उनको पढ़िए। तो डिसीजन मेकिंग मेनली इट इज सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? which is feasible, which is viable, which is cost effective, which is less time taking, which is minimizing the red tapeism। मैं बता चुका हूँ दूसरी वीडियो में, रेड टेपिज्म एक ही शब्द है, एक ही मीनिंग है, उसके लिए ज़्यादा पीछे मत पड़ा करो। रेड टेपिज्म का मतलब एक ही होता है कि सरकारी काम में देरी, बस इतना, और कुछ नहीं, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। सरकारी काम में देरी क्यों होती है, कल मैं बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में, बाकायदा रेड टेपिज्म नाम से वीडियो। उसके लिए ये ब्लैक टेपिज्म कुछ नहीं होता, पता नहीं किसने लिख रखा है सर ब्लैक टेपिज्म क्या होता है, मैंने नहीं पढ़ा, तुमने कहीं पढ़ा हो तो देख लेना, कहीं कुछ नहीं होता ब्लैक टेपिज्म। तो इसलिए क्या है कि आपको ये समझना है कि जो भी चीज़ें हैं ये कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं। हमारे सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, क्यों है? बिकॉज हमारे पास पावर है। लॉर्ड एक्टन कह गए पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, डेफिनेटली इफ आई हैव पावर तभी तो करप्शन होगा, जब पावर ही नहीं तो करप्शन किस बात का? जब मैं पीसीएस में सेलेक्ट हो गया तो मैं डिग्री कॉलेज में अपने पहुंचा, तो साथी लोग थे मेरे, तो उनसे मिला, उन्होंने कहा अरे भाई तुम्ही को मुबारक हो, और हम तो घूस लेते नहीं। हमने कहा देता कौन है तुम्हें? जब कोई दे तब ना लो, तब तारीफ है। तुम्हें कोई दे रहा है तो हंसने लगे, कहने लगे हाँ ये भी सही है, मिले तो लपक लेंगे। वही बात है ना, मिले तो लपक लेंगे। मजबूरी में महात्मा गांधी बने बैठे हो तो क्या फायदा हुआ? लोग कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कि जब मजबूरी है, पावर है नहीं, तो तुम क्या कर लोगे? ईमानदारी बन लो उससे अच्छा। तो मूल्य हमें इसलिए समावेश करने पड़ते हैं कि जब साइमन के मूल्यों की चर्चा करो तो रिग्स का साला मॉडल भी पढ़ लो, रिग्स का प्रिज्मेटिक मॉडल भी पढ़ लो, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, अपने आप पढ़ो। रिग्स का साला मॉडल पढ़ो, ब्यूरोक्रेसी के दोष क्या क्या हैं वो पढ़िए, और ब्यूरोक्रेसी की जब दोष पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा मूल्य क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं, पब्लिक क्यों नहीं सुनती, पब्लिक या हमारा सबॉर्डिनेट हमारी क्यों नहीं सुनता, क्योंकि हम करप्ट हैं। वो करप्शन कहाँ से आया? रिग्स का साला मॉडल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। साला का मतलब गाली नहीं है, साला का मतलब होता है चेम्बर। तो जब साला मॉडल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पढ़िए, इस सबको पढ़िए, फिर देखिए जो मैंने कहा है उसको एनालाइज करिए, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जिस्ट है, मैं जिस्ट देता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ना सिखाता हूँ, मेरा एम समझ लो। मैं एग्जैक्टली पढ़ाता नहीं हूँ ब्लैक बोर्ड लेकर, मैं यहाँ पढ़ना सिखाता हूँ।
मैं जगाता हूँ आपको कि जिससे आप जाग जाएँगे तो सेलेक्ट हो जाएँगे। और अगर मैं आपको सोते हुए कान में उड़ेलता रहूँ यहाँ नॉलेज, तो आप सोते रहोगे। लोग यही कर रहे हैं यूट्यूब पर, मैं ये नहीं करता। आपको जो कुछ पूछना है आप व्हाट्सएप पर पूछिए, 9810257742 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। कॉल बिल्कुल ना करिए, 4 टू 5 पीएम ही अलाउड है कॉल करना। लेकिन कॉल करके वाहियात के प्रश्न मत पूछिए कि सर मैंने आईएएस की तैयारी करनी, मैं क्या करूं? एक ही काम करो, वीडियो देखो, और मैं क्या बताऊं? वीडियो में यही तो बताया, और इतनी बकवास मैं कर क्यों रहा हूँ? आखिर 400 वीडियो में जो बकवास कर चुका हूँ मैं, वो बकवास केवल इसीलिए है कि तैयारी कैसे करें। अब आप एक वीडियो देख के पूछते हो कि मैं क्या करूं, बाकी तो देखो भाई, दूसरे कौन देखेगा? दूसरे देश के लोग आएंगे, चिड़ियाघर से पकड़ के लाएंगे लोगों को, उनको देखने के लिए। भाई तुम्हारे देखने के लिए है, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। ये सब 4 बजे कॉल एक भी सार्थक कॉल नहीं, मैं आपको बताऊं। 4 से 5 बजे आप लोग जो कॉल करते हैं, आज तक 100% कॉल केवल एक ही आई है। मिलने का टाइम मांगा हो किसी ने, वो अलग बात है, लेकिन एक ही तरह की कॉल आई है। वो केवल यही कॉल है कि सर मुझे आईएएस तैयारी करना, मैं क्या करूं? यार वीडियो में और मैं क्या बता रहा हूँ कि क्या करो, यही तो बता रहा हूँ। पहले वीडियो देखो, 450 वीडियोस हो रहे हैं। ये वीडियोस आप ही के लिए बने हुए हैं, ये चैप्टर की तरह हैं, किताब की तरह है, इनको पढ़ो। इस किताब को पढ़ो, मुफ्त है ये बिल्कुल, इसमें कुछ बेचा नहीं जा रहा। बाकी लोग धंधा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। बड़े बड़े लोग जिनके नाम आप सुनते हैं, तमाम आप जिनके आगे नतमस्तक भी रहते हैं, वो आपको चुपचाप कब क्या बेच के चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो मैं नहीं बेचता कुछ भी। इसलिए कोई भी पेज हो, आपको अगर लगे कि पता नहीं मेरा है या नहीं फेसबुक पर, या कोई भी चैनल, तो आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इस वास्तव में आपका है कि नहीं। लेकिन यूआरएल भेजोगे तभी, या फ़ोटो भेजोगे तभी। मुझे क्या पता कि आपने बताया क्या है क्या नहीं। जैसे आपने लिख दिया आपका, आप जैसा एक पेज मुझे दिख रहा है, अब मुझे क्या पता कौन सा दिख रहा है तुम्हें? तो इसलिए प्रॉपर आंसर क्वेश्चन होना चाहिए। और एक और बात मैं हाथ जोड़कर इस चैनल पर भी कह रहा हूँ, बिल्कुल करबद्ध निवेदन, मेरे दर्शन करने न पधारिए। आप बहुत महान हैं, आप कम नहीं हैं किसी भी तरह से। आप मेरे दर्शन करने के लिए मत पधारिए। मेरे पास व्यक्तिगत समय नहीं है। अपने माँ-बाप को लेकर, सबको लेकर आप दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मुझे कष्ट होता है। इसलिए कि मेरा समय नष्ट होता है। मैं वो समय आपको देना चाहता हूँ। थोड़ा व्यक्तिगत समय मेरे पास रहने दीजिए। ठीक है ना? इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा काम कर पाऊँ। अगर आप मिलने आने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? 5 बजे मिलने आते हैं जो लोग, वो शिखर आईएएस अकेडमी के बारे में जानने आते हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल टाइम, वो फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है उसमें। मैं देखिए, ये आश्रम नहीं है ना, कि यहाँ पर वो जो पिछली बार मैंने कहा था कि तख़्त बिछा हुआ, भंडारा चल रहा है, लोग बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं तौन फैलाए हुए और माला डाले हुए, लोग आ रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, गुरुजी के पैरों में गिर रहे हैं, आके आरती कर रहे हैं। ये सब ड्रामेबाज़ी मुझसे नहीं हो सकती है। मैं ऐसा गुरुजी नहीं हूँ। मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़ लगती है कि जो भागवत पढ़ते हैं और जो अपनी आरती करवाते हैं बैठ के। आई हेट देम। भले ही मैं बहुत लोगों के भागवत बड़ी लाइक करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ लोग उनकी आरती कर रहे हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि इंसान आरती करने लायक नहीं होता। इंसान इंसान है, औकात में रहना चाहिए इंसान को हमेशा। मैं अपनी औकात में रहना चाहता हूँ, कृपया चढ़ाइए मत मुझे। तो ये चढ़ाना होता है कि सर मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। भैया मैं दर्शन करने लायक व्यक्ति नहीं हूँ, दर्शन तो यहाँ हो ही रहे हैं मेरे आपके। तो इसमें क्या बुराई है? आप लोगों में पुत्र पुत्री मानता हूँ, बस बहुत है इतना। तो दूर से, पास से नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।